दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर आप में स्वागत है आपका। राजस्थान की अफवाह प्रणाली, नदियाँ एवं झीलें। तो दोस्तों, आपके सामने राजस्थान जीके का 15 लेक्चर आती आ रहा है। दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट बाय आती फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से बुक से पढ़ा रहा हूँ। आपको जब बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक एक नोट्स की तरह लगेगा। दोस्तों, आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और है ना, कोई भी टॉपिक नहीं पीछे छूटेगा दोस्तों। तो कोई भी टॉपिक पीछे नहीं छूटेगा। तो आप कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी तरह का राजस्थान से रिलेटेड जो आती राजस्थान जीके का सब्जेक्ट आती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल ही नहीं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और सब्जेक्टिव भी आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहें मेरे अंत लेक्चर के साथ अंत तक और पैसेंस रखें दोस्तों। ध्यान से सुने, एक बार सुन लिया ना आपने तो आपको बुक है ना बिल्कुल भी इजी लगेगा पढ़ने में दोस्तों। और मैं राजस्थान का पूरा जीके को कवर कराऊंगा, हर पार्ट कवर कराऊंगा दोस्तों। और एक बार आप लोग धैर्य से मेरे लेक्चर को सुन लिए ना तो आपको पक्का है कि आप क्वेश्चंस तो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और राजस्थान का जीके कैसे है, क्या है एक्चुअली में, वो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो चलते हैं राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज अफवाह प्रणाली, नदियाँ एवं झीलें, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द राजस्थान। तो दोस्तों, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की नदियाँ, तो दोस्तों मैं आपको प्रमुख नदियाँ बताता हूँ आपको। देखिए, आपका जो नदियाँ जो जिस पर प्रमुख नगर बसे हुए हैं, तो चंबल नदी, जावई चंबल नदी पे आपका कोटा और रावत भाटा और केशव राय पाटन बसा हुआ है दोस्तों। और जवाई नदी पर सुमेरपुर, शिवगंज बसा हुआ है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो नदियाँ हैं ना, नदियों के किनारे ही जो कहते हैं ना सभ्यताएं, ताम्र युगीन सभ्यताएं, पूरा पाषाण युगीन सभ्यताएं, ये सब कांस्य युगीन सभ्यताएं, सिंधु सभ्यता, ये सब जो सभ्यताएं हैं ना हमेशा नदियों के किनारे ही बसती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि नदी के किनारे, नदी से आपको पीने को पानी मिल जाता है, नदी द्वारा बहाई गई मिट्टियों से आपको आती वहाँ पे उपजाऊ ज़मीनें मिल जाती है जिसमें कुछ भी उगा के आप खा पी सकते हैं, रह सकते हैं दोस्तों। आपको जल जल ही जीवन है, मतलब जल जल जहाँ पे है वहाँ पे आप जिंदगी जी सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे आप है ना घर बनाने में पानी यूज करते हैं, ईंटें बना सकते हो, कब मतलब पानी आपके पास, अच्छी मिट्टी भी वहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। ये दोनों, पानी और मिट्टी से ही जिंदगी बनती है, जिंदगी जीते हैं आदमी जो दोस्तों। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ बहुत अच्छी हो। आपको देश के विकास में, आर्थिक विकास में बहुत योगदान रहता है दोस्तों नदियों का, झीलों का। तो इसलिए अपने को राजस्थान की नदियों और झीलों के बारे में पता होना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए दोस्तों। तो अपन चलते हैं, मैं आपको बुक का एक एक लाइन और एक एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको और समझाता चलूँगा साथ में। तो देखिए दोस्तों, ये आपका है ना जवाई नदी पे आपका सुमेरपुर आता है, पाली में है शिवगंज, सिरोही में है शिवगंज जो सिरोही में है वो जवाई नदी पे आता है। तो जवाई नदी पे सुमेरपुर बसा हुआ है और शिवगंज बसा हुआ है दोस्तों। चंबल नदी पे आपका कोटा, रावत भाटा और केशव राय पाटन बैठा हुआ। बेड़च नदी पे आपका चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ आपका बेड़च नदी पे, तो बेड़च नदी कहाँ बसती है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। खारी नदी आपका आसिंद, गुलाबपुरा और विजयनगर जो भीलवाड़ा में है। खारी नदी कहाँ बहती है दोस्तों? भीलवाड़ा के क्षेत्र में। और उस पे बसा हुआ नगर कौन सा है? आसिंद, गुलाबपुरा और विजयनगर। बांडी नदी पाली में है दोस्तों, और पाली इसी पे बसा हुआ है। काली सिंध, झालावाड़, तो काली सिंध नदी पे झालावाड़ बसा हुआ है दोस्तों। पश्चिमी बनास नदी पे डीसा, गुजरात का डीसा डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है दोस्तों। लूनी लूनी बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है दोस्तों। बाड़मेर का बालोतरा बसा हुआ है दोस्तों। तो साबरमती
गांधीनगर गुजरात में है दोस्तों। चंद्रभागा झालरापाटन में। बनास नदी पे नाथ द्वार और टोंक बसा हुआ है दोस्तों। बनास नदी पे सूखड़ी नदी पे जालोर बसा हुआ है। और घग्गर नदी पे अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। आपको पता है कि घग्गर का मैदान पिछले लेक्चरों में बताया था। घग्गर का मैदान कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में घग्गर मैदान है। तो दोस्तों घग्गर नदी पे अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ बसा हुआ है दोस्तों। तो इसका एक ओवरव्यू लेते हैं दोस्तों, क्या है। अभी इस चीज़ में आपको ये पता है, मानव सभ्यताओं का विकास में प्राचीन समय से ही नदियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि मानव एवं जीव जगत के लिए जल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन वायु। ये आप लोगों को पता ही है सबको। अब मानव जीवन के लिए जल और भोजन और वायु के अलावा जल कितना इम्पोर्टेंट है। और जल से ही तो जल से ही भोजन उपजती है, क्योंकि मिट्टी को भी पानी, वायु, ऊर्जा, आकाश ये सब चीज़ें चाहिए दोस्तों। पता है 5 धातुओं से ही जीवन बनती है। तो जितना भोजन, वायु विश्व का अधिकांश मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी है, जिसका मुख्य कारण वहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भूमि का अधिक उपजाऊ होना था। इसके अतिरिक्त नदियाँ परिवहन के साधन के रूप में भी प्रयुक्त होती थी, जिससे विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। दोस्तों नदियाँ आपका है ना, देखो पानी पीने के लिए वहाँ पे उस क्षेत्र में है ना मिट्टी आती, आपका भोजन मतलब उपजाने के लिए, आपका पैदावार करने के लिए, दोस्तों परिवहन के लिए भी नदियाँ उपयोगी में आता है दोस्तों। आप एक संस्कृति से, क्योंकि दूसरी संस्कृति भी कहाँ होगा? नदियों के किनारे। तो वहाँ से भी इस जगह पे, जैसे एक गांव भी नदी, दूसरा गांव भी नदियों के किनारे हैं और ये भी गांव नदी के किनारे है। तो वहाँ से सामान यहाँ ले जाना और ला जाना भी किसके थ्रू हो सकता है? सोचते नाव के थ्रू, नदियों के द्वारा। तो जिससे विभिन्न संस्कृतियाँ आदान प्रदान हुई दोस्तों। नदियों के किनारे बसने से एक दूसरे के यहाँ जाना आना हुआ। वहाँ की संस्कृति, वहाँ क्या फॉलो करते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, यहाँ क्या खाते हैं पीते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज हुआ दोस्तों। तो ये किसके थ्रू हुआ संभव दोस्तों? नदियों के सहारे। क्योंकि पहले तो सड़कें थी नहीं, प्राचीन काल में क्या थी? सड़कें नहीं थी दोस्तों। बाद में डेवलपमेंट हुए, फिर बाद में ट्रेनें आई, ये सब चीज़ें, हवाई जहाज आया। पर पहले जो परिवहन के साधन क्या थे? नदियों, वो पानी के थ्रू, तालाबों के थ्रू थी दोस्तों। नदियों के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पे सामान का स्थानांतरण होता था दोस्तों। तो राजस्थान के आर्थिक विकास, धार्मिक स्वरूप और भावनात्मक एकता आदि के उन्नयन व विकास में भी नदियों का नदियों ने विशेषकर अरावली के पूर्व क्षेत्र में, अरावली पर्वत है ना दोस्तों, अरावली आपको पता है कि राजस्थान का बीचों बीच से लगभग असमान 2 भागों में बांटता है दोस्तों। तो जो अरावली पर्वत है, जैसे आपका राजस्थान का मैप इस तरह से है आपको, तो ये यहाँ पे अरावली है। तो दोस्तों इधर वाला जो पूर्व की पात, ये क्या है? ईस्ट है आपका, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट इधर का जो ये अरावली का इस वाले पार्ट में, इस तरफ आपका इसका महत्वपूर्ण योगदान है नदियों का। नदियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। ये ईस्ट क्या बोलते हैं, पूरब भाग का। तो नदियों ने भी विकास में योगदान किस तरफ, विशेषकर अरावली के पूर्वी क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई है दोस्तों। और इस क्षेत्र की समृद्ध किया है। किसको? इस क्षेत्र को, मतलब पूर्वी भाग को, अरावली पर्वत के पूर्वी भाग को समृद्ध किसने बताया है दोस्तों? नदियां ने। नदियां यहाँ आदि काल से ही मानव के जीवन, संस्कृति एवं सभ्यता की पोषक एवं मानव क्रियाओं का पालना कर रही है दोस्तों। संस्कृति, सभ्यता की पोषक व मानव क्रियाओं का पालन कर रही है दोस्तों। नदियां ही है जो संस्कृति और सभ्यता का पोषक है। अभी मैंने बताया नदियों से आपका एक गांव यहाँ इस नदी के किनारे बसा हुआ है, दूसरे नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहां से और यहाँ ट्रांजिशन किसके थ्रू होगा दोस्तों? सामानों का एक दूसरे से नाव के थ्रू यहाँ से और दूसरे गांव तक ले जाया जा सकता है, नाव के थ्रू, पानी के थ्रू।
क्योंकि पहले तो सड़कें होती नहीं थी और ये सब चीज़ें थी नहीं, तो दोस्तों तो संस्कृति वहाँ पे क्या खाते हैं पीते हैं, यहाँ पे क्या खाते पीते, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को आदान प्रदान किया। वो किसके थ्रू, एक दूसरे से मिले जुले। कैसे मिले जुले, वो नदियों के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह जाते आते थे दोस्तों। तो आगे चलते हैं। तो ताम्र विभिन्न नदी घाटियों में पूरा, अभी प्रदेश की विभिन्न नदी घाटियों में पूरा पाषाण काल से लेकर कांस्य युगीन, ताम्र युगीन एवं सभी सभ्यताएं पनपी पल्वित हुई और यही काल के ग्रास में समा गई। दोस्तों वहाँ पे है ना कई युगीन, कई ताम्र युगीन, कांस्य युगीन अब एक सभ्यताएं पनपी, नदियों के किनारे ही बसी और वहीं पे कभी बाढ़ आया, कभी कुछ आया और ख़त्म हो गए, वहीं पे दब के मर मिट गए। और फिर है ना उनका अवशेष कई मिलती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिलता है, सिंधु सभ्यता का अवशेष मिलता है, क्योंकि कई बार बारिश आती है, वो क्या बोलते हैं, बारिश, बाढ़, तूफान, ये सब आके ये सब सभ्यताएं बनी और वहाँ पे ही काल के ग्रास से, मतलब कई आती प्रलय और आया, कुछ आया, आती भूकंप आया, इसमें दब दबा के मर गए। अब उनके अवशेष अभी अपने को मिलते हैं दोस्तों। तो अब एक इम्पोर्टेंट है, ये महाजनपद काल में महत्वपूर्ण जनपद मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यहीं स्थित है दोस्तों। देखिए महाजनपद काल में महत्वपूर्ण जनपद मत्स्य जनपद, आपको मत्स्य जनपद मैंने बताया था, मत्स्य संघ का पहला जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था दोस्तों, तो उस समय जो पहला एकीकरण का प्रथम चरण था, उसमें मत्स्य संघ पहला बना था। पहला कौन सा दोस्तों बना था, मत्स्य संघ, जिसमें भरतपुर, करौली और धौलपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल थे दोस्तों। तो मत्स्य संघ पहला बना था, वो उसका नाम क्या था दोस्तों, मत्स्य संघ। तो पहले के ज़माने में क्या था ना दोस्तों, अभी क्या है, स्टेट है, इंडिया कैसे डिवाइडेड है, स्टेट्स में डिवाइडेड है, राजस्थान, गुजरात, ये सब स्टेट्सों में डिवाइडेड है इंडिया। पर पहले क्या था, ये महाजनपदों में डिवाइडेड था। किस में डिवाइडेड था दोस्तों, जनपदों में। पहले स्टेट की जगह पे जनपद कहते थे कि ये जनपद है, ये जनपद है, अलग अलग, जैसे मत्स्य जनपद हुआ, कई जनपदों के नाम से पहले स्टेट नहीं करके जनपद कहते थे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये राजस्थान में बैराट नगर किसकी, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, विराटनगर थी, जो वर्तमान में बैराट है, बैराट कहते हैं जिसको। तो प्राचीन, अब ये ध्यान रखिए दोस्तों, प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी के किनारे सिंधु सभ्यता बनी, जिसको सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु सभ्यता पनपी, जिसके अवशेष वर्तमान में कालीबंगा हनुमानगढ़ के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, आपको मैं जब खोदते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे उनके अवशेष जो जैसे दब गए हजारों करोड़ों साल, लाखों साल पहले, वो क्या है, दबे हुए चीज़ बाद में जब खोदते हैं तो वो निकलता है। उसी अवशेष पर अध्ययन करके हमें पता चलता है कि कौन सी सभ्यता कब किस समय में वहाँ पे पनपी थी, और उस सभ्यता का, जैसे सिंधु नदी के पास में उत्खनन हुआ, तो उसको सिंधु सभ्यता का वो मान लेते हैं अवशेष, कि ये सिंधु सभ्यता का अवशेष है दोस्तों। तो ये तो बेड़च कौन सी है, आगे चलते हैं दोस्तों। बेड़च व बनास नदियों के किनारे, उदाहरण के लिए आहड़ सभ्यता बनी दोस्तों कोठारी नदी के सहारे। बागेर में मध्यकालीन संस्कृति बनी। गणेश्वर में कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास हुआ दोस्तों। इसी प्रकार नदियां मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभ्यताएं आपको मतलब एग्जाम्पल से समझाया गया दोस्तों, कि जैसे बेड़च व बनास नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता। कोठारी नदी के सहारे बागेर में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति थी दोस्तों। इसी तरह से गणेश्वर में कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास हुआ दोस्तों। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास हुआ। इसी प्रकार नदियां मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण
स्थान रखती है। ये कहने का मतलब है कि नदियाँ क्या रखती है दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए नदियों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को पता है राजस्थान की जलवायु कैसी है दोस्तों। वैसे भी राजस्थान की जलवायु शुष्क है, अतः एक शुष्क प्रदेश के लिए आर्थिक विकास के लिए नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो जहाँ पे ये राजस्थान की जलवायु शुष्क है, इसलिए नदियाँ कितना मायने रखती है दोस्तों, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमारे प्रदेश में नदियों से न केवल पेयजल सिंचाई बल्कि इनसे जल विद्युत भी उत्पन्न किए जाते हैं दोस्तों। इनको सिंचाई के लिए भी यूज में लेते हैं, पीने के लिए भी, और तथा विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों का जल योग में लेते हैं। और जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण, अब बिजली पैदा होगा दोस्तों तो है ना, कंपनियां बनेंगी, कंपनियों में प्रोडक्ट नए नए बनेंगे, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती है। तो नदियाँ कितना मायने रखती है इस चीज़ को अपन ने अभी पढ़ा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की अधिकांश नदियाँ तो क्या है दोस्तों, बरसाती है, क्योंकि यहाँ पे बरसात में बहती है, बरसात में बारिश होती है तो नदियाँ बहती हैं, बाद में सूख जाती है, क्योंकि यहाँ पे बालुई मिट्टी है जो पानी को सोख लेता है, ज़मीन के अंदर पानी चली जाती है। तो कई नदियाँ तो सूख जाती है जैसे ही बरसात खत्म, क्योंकि गर्मी शुष्क प्रदेश है, तो कुछ वाष्प बन के उड़ जाते हैं, कुछ ज़मीन में चले जाते हैं। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा पानी आती नदी तो यहाँ पे बरसाती नदियाँ हैं जो बरसात में बहती है। पर केवल चंबल और माही नदी हैं जो वर्ष भर प्रवाहित होती है दोस्तों। बाकी लूनी, बनास, चंबल, अब जैसे राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों, लूनी है, बनास है, चंबल है, माही, बाणगंगा, कोठारी, बेड़च, ये ध्यान रखना है। देखिए लूनी, बनास, चंबल, माही, कोठारी, बेड़च, बाणगंगा आदि प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। तो आप लोगों को पता है बनास, माही, लूनी, बेड़च, कोठारी, बाणगंगा, ये सब क्या है दोस्तों, चंबल, माही, ये सब दोस्तों क्या है, राजस्थान की मुख्य नदियां हैं। और यहाँ पे बस पर्यंत और मतलब सालों भर बहने वाली नदियों की बहुत कमी है, वो नदियाँ बहुत कमी है। वो है सिर्फ दो ही नदी हैं जो 12 महीने तक बहती है, चंबल और माही नदी। और राज्य के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला भारत का महान जल विभाजक का कार्य करती है दोस्तों। ये इस चीज़ को अब मैंने पहले भी समझाया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है ना दोस्तों, जो राजस्थान के बीचों असमान भागों में, मतलब दो अलग अलग बराबर नहीं पर डिवाइड करती है, वो अलग अलग भागों में डिवाइड करती है राजस्थान को। देखो दोस्तों ऐसा, जैसे ये आपका राजस्थान का मैप है, तो ये आपका है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये ऐसे ये है ना आपका अरावली पर्वत है दोस्तों। तो ये अरावली पर्वत आपका है ना, ये इधर पूरब की तरफ ज़्यादा है और दक्षिण की तरफ पश्चिम की तरफ कम है। तो ये दो असमान भागों में ये अरावली श्रृंखला डिवाइड करती है दोस्तों। तो ये जो अरावली श्रृंखला है ना, आपको मैं एक चीज़ को बताता हूँ कि जो अरावली श्रृंखला तो इधर है ना, इधर वाला जो है ना दोस्तों जल, यहाँ इधर वाला जल किस में जाती है आपका, इधर अरब सागर है, और इधर वाला जो जल है ना आपका इधर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो ये है ना आपका, ये जो पार्ट है, ये जो अरावली श्रृंखला है, ये आपका जल का दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक इधर चली जाती है जो आती है अरब सागर में, और इधर जल को इधर गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में। तो ये एक तरह से जल विभाग का कार्य कर देती है दोस्तों। कौन सी, ये आपका अरावली पर्वत। तो ये जल विभाग, क्योंकि इधर से गंगा जमुना, इधर वाली जो पूरब में गंगा जमुना का जो जल है वो इधर जाके इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, और इधर से इधर आपका जल, इधर बरसात और पानी होता है जो इधर वेस्ट में, मतलब पश्चिम में, वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, तो अरब सागर में गिर जाता है दोस्तों। तो ये कहने का यही है, जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करने का मतलब कहने का यही है दोस्तों। अब जैसे इंडिया का मैप आप देखेंगे, तो इंडिया का मैप में आपका इस तरह से मैप, आपका ये इंडिया का मैप आपका ये आपका इधर है ना इंडिया। तो यहाँ पे आपका राजस्थान है दोस्तों, है ना। तो राजस्थान यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अरब सागर है, इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, सॉरी इस तरह से मैप थोड़ा सा, ये इस तरह से इसको मिटा दो,
ये आपका, सॉरी, ये आप ऐसे बना सकते हो। तो ये इधर है ना आपका दोस्तों बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। क्या है इधर? बंगाल की, ये तो इधर क्या है आपका दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और इधर इधर आपका है ना अरब सागर है, अरब सागर। तो दोस्तों आपका है ना ये राजस्थान है, राजस्थान, और यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? अरावली श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला है। तो ये आपका इधर वाला जो जल है ना दोस्तों, इधर वाला पूरब वाला, वो इधर सीधा अरब सागर में गिरती है, और इधर वाला आपका जल आती क्या इधर वाला बंगाल की खाड़ी में गिरता है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी, और इधर वाला अरब सागर में गिर जाता है। तो यही इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि ये जो अरावली श्रृंखला है ना बीच वाला, वो आपका